नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया है, वो कांग्रेस की वजह से मिला है। और जब कांग्रेस की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो जाता है नेहरू के ऊपर जाता है, वो इंदिरा गांधी के ऊपर जाता है, राहुल गांधी पे जा रहा है, राजीव गांधी पे जाता है। कांग्रेस का मतलब नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में या आरएसएस के डिक्शनरी में गांधी नेहरू परिवार है। जबकि कांग्रेस जो है केवल गांधी नेहरू नहीं थे। कांग्रेस जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, तो कांग्रेस के मतलब ढेर सारे नेता थे। उसमें हिंदू नेता थे, मुस्लिम नेता थे, गांधी थे, पटेल थे, बहुत सारे लोग थे, अम्बेडकर थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो यही बात करते हैं तुष्टीकरण का आरोप। तो आज से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए खास किया, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया। अब आरक्षण की बात करें, आरक्षण की बात उठ रही है लगातार। तो अभी जहां आरक्षण मिल रहा है, पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और ये बात अक्सर उठाई जाती है कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। वो शैक्षणिक और पिछड़ी जो स्थिति होती है कि शैक्षणिक शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर वो जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। और ये आरक्षण की शुरुआत अभी जो समझिए आरक्षण दिया जाता है, उनमें राज्य है। जो सरकारी एजेंसी पीआईबी के द्वारा जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार मैं बताता हूँ। वो महाराष्ट्र में आरक्षण है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है। और इन प्रदेशों के, अब गुजरात में भी ये समझ लीजिए, इन प्रदेशों के कुछ सारे मुसलमानों को नहीं मिलता। मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के जो कुछ जातियां हैं, उनको ये आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों को, साथ ही बिहार, केरल, असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में शिक्षा में 8% है, नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण आरक्षित है। तमिलनाडु में भी 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। तमिल मतलब सारे मुसलमानों को नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। फिर से मैं दोहरा दूं, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का बंदोबस्त किया गया था। अब ये कब से मिल रहा है, इसको मैं जरा थोड़ा समझाऊं कि आपको पता है कि दलित और आदिवासी है, उनको आजादी के साथ जो संविधान बना उसके साथ आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण जो है वो बाद में मिला। और उसके पीछे बीपी सिंह सरकार है अभी। लेकिन उससे पहले अगर और जाए तो ये गठन जो है बीपी मंडल, जिन नेतृत्व में जो मंडल आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 1979 को। तब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और उस सरकार में आपको पता है जनता पार्टी की सरकार थी, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। और उस सरकार में जनसंघ भी शामिल, जनसंघ जनता पार्टी में मिल गई थी, तो वो भी शामिल थे। उनके काफी सीटें थी, ऐसा नहीं कि 2 ही आदमी थे, बहुत सारी सीटें जनसंघ को मिली थी उस समय, जनसंघ वाले विंग को, मतलब जनता पार्टी को। जनता पार्टी जनसंघ खत्म हो गया था, जनता पार्टी बन गई थी, लेकिन जनसंघ के लोग जो जनता पार्टी में थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। और जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसमें वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और महत्वपूर्ण रखते थे ये वो हैसियत, तो ये जो मोरारजी देसाई सरकार में उस समय 1 जनवरी 1979 को ये गठन किया गया बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग। अब 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और आपको पता है कि आखिर में 1979 के आखिर में ही सरकार गिर गई थी। चौधरी चरण सिंह आए, चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार चली गई। और जनवरी में ही जो है वो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव 80 में। और इसमें जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 1980 में इसने मंडल कमीशन ने, उसमें था कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। ओबीसी के लिए, मुसलमान के लिए नहीं। अभी जो मैं जब मुसलमान की बात करूंगा तो मुसलमान की बात करूंगा, ओबीसी बोल रहा हूँ। ओबीसी का मतलब होता है जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो जाति के आधार पर हो या शिक्षा के आधार पर हो, उनकी बात कर रहे हैं, जाति और शिक्षा। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इस पर कार्रवाई नहीं की। कई बार नरेंद्र मोदी जी बोल चुके थे ये तो आरक्षण रोकने वाले लोग हैं। तो आरक्षण जो मंडल कमीशन ने जो कहा था, जो सिफारिश की थी, उन दोनों ने रोक दिया था कि नहीं, ये अभी लागू नहीं करेंगे। उसके बाद 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार आई, और बीपी सिंह के सरकार में आपको पता है कि ये फिर
अपना भारतीय जनता पार्टी तब बन चुकी थी, नेटी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, जनता पार्टी से जब अलग हुई, और तब फिर जो है ये सरकार में साथ थे। और बीपी मंडल का जो सिफारिश थी, जो मंडल आयोग की सिफारिश थी, उसको बीपी सिंह ने मंडल सिफारिश को लागू किया। कांग्रेस में अभी भी देखिए कांग्रेस का कहीं रोल नहीं दिख रहा होगा। और इसमें कहा गया कि जो 3,743 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। अब ये देखिए कितनी जातियों को आरक्षण दिया गया, 3,743 ओबीसी जातियों को आरक्षण दिया गया। और इस 3,743 जातियां हैं, इनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय की भी जातियां शामिल की गई। धर्म के आधार पर नहीं, जाति की बात कर रहे हैं। सारे मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता है, तुम अंडरलाइन कर लीजिए इन बातों। और इस पे कई आप गूगल पे जाएंगे तो ढेर सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी। सच अगर जानना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं भी बीबीसी ने जो रिपोर्ट छापी है, जो ये एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट छापी है, उन सबों को पढ़ करके मैं आपको बतला रहा हूँ, और दूसरी दूसरी जगहों को तलाश करके बता रहा हूँ, और उसको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो है 27% जो आरक्षण ओबीसी को मिलता रहा, बिहार में तो बढ़ गया वो आरक्षण, लेकिन अभी भी देश में 27% के हिसाब से जाना जाता है। उसमें 3,743 जातियां हैं, उनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय की भी जातियां हैं। अब बात करूं कि कर्नाटक को लेकर के अक्सर बात करते रहते हैं। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ था तब भी बात की थी, अभी भी जाकर के बोल के आए हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया और हम नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह। अब यहाँ भी समझिए कर्नाटक में कैसे हुआ, बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट लिखी है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण किसने दिया। वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को अभी आरक्षण मिल रहा है। जनता दल एस सरकार जो वर्तमान में भाजपा के साथ है, आप याद कीजिए प्रज्वलन रेवन्ना जिसपे हसन के लोकसभा कैंडिडेट है एनडीए के, जो देवेगौड़ा जी के पोते हैं, उनके साथ इनका अलायंस है, बीजेपी का भी अलायंस है, देख लीजिए। तो देवेगौड़ा जी जब थे उस समय ओबीसी के बीच उप कोटा बनाकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया गया था, देवेगौड़ा जी ने दिया था। उसके बाद है कि चिनप्पा रेड्डी आयोग ने ओबीसी में श्रेणी 2 बनाकर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद 90 के दशक में कांग्रेस समर्थित वीरप्पा मोइली सरकार ने ओबीसी के बीच श्रेणी 2 भी बनाई थी और अनुसूचित जाति के उन लोगों को 6% आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अब इसमें भी देखिए कि वीरप्पा मोइली जो सरकार थी 90 के दशक में, उसने अनुसूचित जाति के उन लोगों को जो 6% आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म स्वीकार कर दिया था। मुसलमान की बात से यहाँ भी नहीं, जो तीनों धर्मों के, और किन लोगों ने ज्यादा स्वीकार किया यहाँ पे, जो दलित लोगों ने स्वीकार किया था। जो सवर्ण थे वो अलग थे, लेकिन दलित लोगों ने बहुत स्वीकार किया था, जो अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं, उन लोगों ने स्वीकार किया था। वो इस्लाम भी स्वीकार किया था, उन लोगों ने बुद्धिज्म भी स्वीकार किया था, ईसाई धर्म भी स्वीकार किया था। उन सबको ये आरक्षण दिया गया कैटेगरी बना करके। इसमें से 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया, 6% में 4% मुसलमानों के लिए किया गया। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया, यानी खारिज कर दिया, क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50% की पार कर रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया कि मुसलमान को दे रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं, असंवैधानिक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% का जो कोटा है उससे आगे गिर जा रहा है। और राहुल गांधी देखिए हर बार अपने जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम जो 50% कोटा है उसको खत्म करेंगे। उसका मतलब क्या है कि 50% जो कैप है उसको हटा देंगे तो हम आरक्षण की सीमाएं बढ़ा सकेंगे। उसके बाद देखिए कि वीरप्पा मोइली और कांग्रेस सरकार उस वजह से गिर गई। उसके बाद फिर जो है अब बात आती है कि आरक्षण को लेकर के जो संविधान सभा थी, जो और चीजें थी, इस पर हम भी बात करेंगे कि आरक्षण को लेकर के क्या कहा गया था उस वक्त। आरक्षण जब लागू हुआ था उस समय क्या था, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है संजीव चंदन। संजीव भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आरक्षण को लेकर के बड़ा बवेला मचा हुआ है, और हमारे साथ जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, उनको भी प्रणाम। संजीव भाई, आप तो संविधान को भी जानते हैं, इन चीजों को बड़ा गंभीरता से अपने अध्ययन किया है। हम चाहेंगे एक सरल भाषा में हमें ये समझाइए कि आरक्षण को लेकर के संविधान जब बन रहा था तब क्या प्रावधान किए गए थे, और अगर आरक्षण को लेकर के संविधान सभा ने इस पर किस तरह से सोचा था। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, ये तो बाकायदा जो है संविधान में दर्ज है कि संविधान में कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूजन बनता है कि धर्म के आधार पर जब आरक्षण नहीं तो मुसलमानों को कैसे आरक्षण देंगे। तो फिर ये सवाल बनता है, क्या हिंदू जातियों को जो आरक्षण मिला हुआ वो धर्म के आधार पर मिला हुआ है?
धर्म के आधार पे तो हिंदू को भी नहीं मिला हुआ है, वो तो जाति के आधार पे मिला हुआ है। तो जाति के आधार पे ये आरक्षण का प्रावधान है, न कि धर्म के आधार पे। जब ये नेता कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये गलत बयानी है। आप क्या सोचते हैं इसको? धनंजय जी, इसको थोड़ा सा और पीछे की भी पृष्ठभूमि में जाएं और उसके बाद अंतिम सवाल पे आएंगे, जो बेईमानी वाली बात कही आपने। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अल्पसंख्यक टर्म था वो भी मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल होता था और दलितों के लिए भी इस्तेमाल होता था। और सेपरेट इलेक्टोरेट की एक व्यवस्था होती थी। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर लें, सेपरेट इलेक्टोरेट लगभग रिजर्वेशन से आगे की चीज है। तो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होते थे और दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग हम सब जानते हैं। पूना पैक्ट हुआ गांधी जी के साथ और उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें संसदीय व्यवस्था में तय हुई, उस पर एग्री किए। जब ये नौकरियों में आरक्षण की बात आती है, अल्पसंख्यक राइट्स को लेकर के एक सब कमेटी बनी। क्योंकि संविधान सभा में ये भी आप जानते हैं कि कई सारी कमेटियां और सब कमेटियां बनती हैं जो डिसाइड करके रिकमेंड करती है संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी को, फिर उसको वो उस पर बनता है, फिर जाकर डिस्कशन होता है और तब अंतिम स्वरूप में संविधान बनता है। तो संजीव भाई, अल्पसंख्यकों एक के मिनट और आपको एक मिनट और जानकारी मैं ऐड कर दूं। आप जो बोल रहे हैं आप तो पूरी जानकारी देंगे, लेकिन खाली आपके नॉलेज के लिए, मतलब नॉलेज में लाने के लिए अभी बोल दूं। मैं अभी देख रहा हूँ, ये जो बीबीसी ने जो रिपोर्ट लगाई, ये सॉरी एबीपी न्यूज ने जो रिपोर्ट लगाई है परसों तरसों जो छपी है, उसमें ये लिखा है, आपने जो कहा चुनाव क्षेत्र जो है, चुनावों को लेकर के पूना पैक्ट की आपने बात कही कि दोहरे चुनाव व्यवस्था के लिए, कि दलितों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था हो, अल्पसंख्यकों को जो आपने बात कही, तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो भारत में अंग्रेजों ने ये लागू कर दिया था 1909 ईस्वी में, इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए, उसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। और उसके आधार पे अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी थी। फिर 1916 में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस भी इस पर राजी हो गई थी कि मुस्लिमों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी। ये 1916 की बात है। फिर जो है 1935 में चार्टर एक्ट के तहत भी चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखा गया था। लेकिन आजादी के बाद नेताओं, कांग्रेस के नेताओं को यह समझ में आ गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण कितना घातक हो सकता है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। आखिर भारत का विभाजन भी तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो तब के कांग्रेस नेताओं ने इतिहास से सबक सीखा, और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की किताब के हवाले से इसमें लिखा गया है, अनकही कहानी के हवाले से, संविधान अनकही कहानी, कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों और मूल अधिकारों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई, जिस समिति की आप बात कर रहे थे। सरदार पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद इस सलाहकार समिति में 2 नए मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई, तजम्मुल हुसैन और बेगम एजाज रसूल। यूं तो तजम्मुल हुसैन मुस्लिम लीग के नेता रह चुके थे, लेकिन बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहना पसंद किया, है ना। और उन्होंने कहा था, तजम्मुल हुसैन ने कहा था सलाहकार समिति की पहली बैठक में, कि कई दूसरे सदस्यों ने नोटिस दिया कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। हालांकि तब तक प्रारूप समिति की बैठक पूरी हो चुकी थी। प्रारूप समिति यानी जो संविधान को लिखने वाली जो समिति थी, और उसमें अल्पसंख्यकों के आरक्षण को खत्म करने की कोई बात नहीं हुई थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात से इनकार कर दिया। ऐसे में सरदार पटेल ने दखल दिया। जी आप बोलिए। जी, तो ये सेपरेट इलेक्टोरल की बात मैं कर रहा हूं कि वो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, अलग से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते थे। उसी ग्राउंड पे गोलमेज सम्मेलन में भी बाबा साहब बात करते हैं और आगे चल करके दलितों के लिए भी वही ग्राउंड है, उसी ग्राउंड पे वो मांग करते हैं कि अब अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट हो। जो 1909 से मुसलमानों के लिए व्यवस्था चली आ रही थी। और बाद में हमने जो पुणे पैक्ट की बात की 1932 वाली, 1932 में पुणे पैक्ट होता है। आगे आप कह रहे हैं कि इंडिया एक्ट में मुसलमानों के लिए तो बरकरार रहा और दलितों के लिए गांधी जी एक्ट, 1909 में ही ये हुआ था, ये व्यवस्था लागू हुई बिल्कुल थी कि बिल्कुल। मुस्लिमों और को आप के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए दिए जाएं,
और जी 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कांग्रेस राजी हो गई थी। दर्शकों आपसे एकदम निवेदन है कि आप इसको पढ़िए और समझिए, बहुत कंफ्यूजन फैलाया है इन लोगों ने। लेकिन उसके लेकिन अब लेकिन प्रधानमंत्री लेकिन मोदी का लेकिन तो नाम कब से ऊपर एबीपी आएगा उसमें। उसके एबीपी के बाद फिर एबीपी उसके बाद एबीपी संजीव भाई, फिर से 1935 में चार्टर एक्ट के तहत भी चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखा गया था। जी जी मैं वही कह रहा हूँ। तो 32 में दलितों का तो खत्म हो गया, उसी पैटर्न पे मांग थी, लेकिन वो बना रहा। हालांकि ये लेख पढ़ने का खतरा ये है कि इसका मुख्य स्वर राम बहादुर राय की किताब के माध्यम से है, और वो जो है इसका मुख्य स्वर अभी के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है, और ये अंततः आरएसएस के पक्ष में लिखा गया लेख है। ये लेख मैंने पढ़ा था, उससे थोड़ा डिफरेंट हम्म बात की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। हम्म इस लेख के खतरे हैं। और बीबीसी के लेख में भी सेंट्रल सर्विसेज में जो कुछ मुस्लिम जातियों के उनको रिजर्वेशन है, और सेंट्रल एजुकेशन में भी जो रिजर्वेशन है उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो ये दो फैक्ट को जानना चाहिए। खैर बिल्कुल आगे भी बिल्कुल मैं बात करूं, क्योंकि पढ़ने के अलावा। बिल्कुल। तो ये हुआ, तो हम्म उप समितियों में अल्पसंख्यकों के राइट्स पर बात होने वाली थी। वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे मौलाना आजाद को आना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं अपने भाषण में, कहते हैं, जो 1951 के जनता में छपा था, और वो उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना आजाद से बात की, और हम चाहते थे कि मुस्लिमों की सुविधा के लिए वो हम सब रणनीति तय करें, और उसमें आरक्षण की बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। 1951 में, 50 के बाद की बात, फिर आता हूं 50 पे और संविधान सभा। तो वो कह रहे हैं ऐसा, तो सब उस सब कमेटी की बैठक से ही गायब हो गए मौलाना आजाद, क्योंकि कांग्रेस का अपना ओपिनियन तब तक बनने लगा था। पहले से भी कांग्रेस रिलक्टेंट थी अलग से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए। आप कह रहे हैं कि 1909-16 में जाके पहले एग्री करती है तिलक के सब। उसमें क्या हुआ कि तिलक का विचार थोड़ा बदल गया। तिलक को शुरू में एंटी मुस्लिम, एंटी दलित माना जाता भी था, और कई सारे उनके ये थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग से उनका समझौता हुआ। 1916 की जो कहानी है वो तिलक के हृदय परिवर्तन की कहानी कहा जाता है, और तब हम्म जाकर के कांग्रेस ने उसको एडमिट कर लिया था। खैर आगे बढ़ते हम यहाँ बात करते हैं 50 में। तो 50 में फाइनली तय हुआ, जो 340 कलम कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है ओबीसी के लिए खास करके। उसमें तो कहा गया कि आपको सर्वे कराना है, और उसके बाद आगे रिजर्वेशन इनके लिए तय करना है, पहचान करनी है ओबीसी जातियों की। उस समय ओबीसी जातियों को नहीं दिया गया। दलितों के लिए सिर्फ हिंदू दलितों के लिए प्रावधान किया गया, और धर्म के आधार पे इस तरह से कहा गया कि हम रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब हिंदू दलितों के लिए आप सिर्फ प्रावधान कर रहे हैं तो वहीं पे धर्म की धर्म के व्यवस्था आधार पे हो, हुआ वो। बिल्कुल। वो धर्म के आधार पे। सिखों को भी नहीं था, सिखों को मिलता है 1956 में। ये नौकरियों के रिजर्वेशन की भी बात कर रहा हूं। और बौद्धों ने फिर लड़ाई लड़ी, क्योंकि बौद्धों को अपना महार सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था। तो बीपी सिंह की सरकार में जब मंडल आयोग लागू होता है, उसी वक्त में बौद्धों को भी, जो नवबौद्ध थे, उनको भी रिजर्वेशन मिला। मतलब रिजर्वेशन था, मतलब बौद्ध के तहत वो, उनको महार सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो बौद्ध दलितों को भी मिल गया। अब सवाल है कि ओबीसी में जब मुसलमानों की, चूंकि भारत में मुसलमान एज सच जो अपर मुसलमान वो 5% है, वो बिहार के जनगणना से बात समझ में आ जाती है। उनके बीच 15% है, कहीं कहीं 20% होगा। तो भारत में मुसलमानों को लेकर, बल्कि एशियाई मुसलमानों को लेकर अब तक स्टडी आ चुकी है कि वहां जाति हावी हो गई। वहां हलालखोर जो जाति है वही सफाई करेगा, वहां जो कुंजड़ा है वो अपना काम करेगा। जबरदस्त गरीबी है, और गरीबी ही पैमाना आरक्षण का रखा गया था संविधान सभा के दौरान। सामाजिक गरीबी, सामाजिक वंचना, आर्थिक गरीबी नहीं, ये नोट कर लेना चाहिए, और सांस्कृतिक वंचना, ये दो विषय था। सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का प्रसंग तो अब ईडब्ल्यूएस के जरिए आता है। तो वो था, तो बिल्कुल। उसमें बहुत सारी जातियां चिन्हित थी, मुसलमानों की भी। तो वो सेंट्रल सर्विस में भी मिला। मोदी जी भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में चीजें गई। अब कांग्रेस शासित राज्य हो या कम्युनिस्ट शासित राज्य हो, कुछ राज्यों में सीधे सीधे, जैसे केरल में सारे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, इसी पे ओबीसी के तहत। वो वही मंडल, 90 जो कि ये सेंट्रल सारे, सर्विस में। ये केरल में केरल बताया जा रहा है कि 8% शिक्षा में है और नौकरियों में 10% है। बिल्कुल। सारे उसमें उसमें पसमानदा, चूंकि चूंकि दिक्कत कम्युनिस्टों के साथ ये रही कि ये ओबीसी की पहचान ही नहीं करते।
बहुत दिनों तक तो बंगाल में ओबीसी की पहचान ही नहीं, वो रिजर्वेशन ही देने से मना कर दिया था, मंडल आयोग लागू करने से मना कर दिया था। ये कम्युनिस्टों की समस्या, इस पर अलग से बात की जा सकती है। लेकिन वो हुआ तो चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह चूंकि वहां वंचित जातियां हैं, दलित जातियां हैं और ओबीसी के रूप में चिन्हित जातियां हैं, तो वो ओबीसी के तहत मिलेगा। सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। एक बात। दूसरी बात, ये बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो 50 में जब ये व्यवस्था हो गई कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, हालांकि धर्म के आधार पर ही मिल गया, वो हिंदू दलितों को मिला, तब 1951 में चुनाव के दौरान, चुनाव के थोड़ा पहले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन दो। वो ओवर सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। उनको पता है कि भारत में 85%, 90% मुसलमान, दलित और ओबीसी, तो वो कह रहे हैं कि वो सारे मुसलमानों को जो ही सेपरेट इलेक्टोरेट, ये रिजर्वेशन, सॉरी अब तो सेपरेट रहा नहीं, तो जैसे दलितों को रिजर्वेशन है वैसे रिजर्वेशन दो। लेकिन नेहरू नहीं एग्री करते। अब उसकी वजह और भी है जी। नेहरू क्यों नहीं एग्री करते हैं उसको भी मैं कहें तो कहिए, तो मैं कंटिन्यू जी, करूं, नहीं नहीं तो बिल्कुल आपका। कंटिन्यू कर जाइए, कंटिन्यू कर जाइए, कंटिन्यू कर जी, जाइए। तो नेहरू के एग्री नहीं करने की मुख्य वजह है कि नेहरू उस वक्त, इसमें कहीं कोई दुर्भावना नहीं है, और न मसला जो है नेहरू और इस ये मुसलमान और हिंदू का है। दलितों के मामले में, हर मामले, क्योंकि नेहरू एक जो सपना देख रहे थे वो भारत के निर्माण में एक कथित तौर पे मेरिटोरियस भारत, भारत में वो जो उद्योग, एक औद्योगिक भारत, एक इसमें समतामूलक भारत। इसमें जी संजीव भाई, मैं थोड़ा सा दखल दखल देता हूँ। और हाँ इसमें जो है ये रिपोर्ट बता रही है जो एबीपी न्यूज की है, वो कह रही है रिपोर्ट की मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि अभी दो मत में है, इसलिए आम सहमति के लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए, उनका इंतजार करना चाहिए, सरदार पटेल ने कहा था। इस बीच सलाहकार समिति ने 24 फरवरी 1948 को एक उप समिति बनाई, जिसका काम पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट देना था। इस उप समिति में सरदार पटेल के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर भी शामिल थे। इस समिति ने निर्णय किया कि अनुसूचित जातियों के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रावधान को खत्म किया जाए, लेकिन ये विचार सलाहकार समिति की उपसमिति का था। अंतिम फैसला तो सलाहकार समिति को करना था। तो 11 मई 1949 को सलाहकार समिति के सामने फिर से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठ गया, लेकिन उस दिन तजम्मुल हुसैन मौजूद नहीं थे, वो विदेश गए थे। तो बेगम एजाज रसूल को ही बात रखनी थी, लेकिन वो इस बात से डर रही थी कि कहीं दूसरा तबका उनके खिलाफ हावी न हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी में इस घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सरदार पटेल ने एजाज रसूल के बगल में बैठे कन्हैयालाल मुंशी की ओर देखा, के एम मुंशी का दोनों की नजर मिली, तो के एम मुंशी ने बेगम रसूल से कहा कि सरदार चाहते हैं कि आप बोलें। के एम मुंशी की बात से बेगम रसूल को हिम्मत मिली, वो उठी और बोली, आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इतना सुनते ही सरदार पटेल अपनी कुर्सी से उठे और कहा कि मुझे खुशी है कि मुस्लिम समुदाय ने संयुक्त चुनाव क्षेत्र के लिए आम सहमति प्रकट की है। जब बातें खत्म हो गई तो उसी दिन यानी कि 11 मई 1949 को ही एच.सी. मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वोटिंग भी हुई और 3 के मुकाबले 58 मतों से यह प्रस्ताव पारित हो गया। भारत के संविधान में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। 26 मई 1949 को इस प्रस्ताव को भारत की संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। फिर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान जो लागू हुआ, उनमें उसमें अल्पसंख्यकों को हर तरह से आरक्षण से बाहर रखा गया था। ये जो है आर्टिकल जो है वो लिखा है अविनाश राय जी ने, और उसका मैं ये वही कह हिस्सा रहा हूँ कि जी राम बहादुर राय का इरादा अपना ही संघी इरादा है। वो अनकही बातों में जी बहुत सारी अनकही बातें छिपा ले जाते हैं। देखिए बिल्कुल बेगम रसूल, देखिए मुस्लिम लीग का जो है वो जब पाकिस्तान अलग हो गया और वो वाला इलाका भी चला गया पूर्वी बंगाल, बाद में बांग्लादेश बना, तो उसके कारण 2 सदस्य चले गए थे, तो उसमें इनकी इनकी नियुक्ति होती है। और इसके पीछे की कहानी है कि सरदार पटेल को 45-46 से ही लगने लगा था कि अब हम शासक वर्ग में, तो अब हमको देश में जो है एक राष्ट्र, वही जिसके कारण नेहरू, मैं कह रहा था कि मेरिट की बात करते थे वो, जिसके कारण नेहरू का विचार था वैसा ही विचार पटेल का था।
तो पटेल आरक्षण के खिलाफ थे, किसी भी तरह के आरक्षण के, दलित आरक्षण के भी। बाबा साहब कहते हैं कि पटेल साहब आप भी खिलाफ में हैं, क्योंकि वो किसान जाति से आते थे। वो कहते कि आपसे तो अच्छा नेहरू है, क्योंकि नेहरू तो कम से कम समानता को लेकर के बेहतर सोचता है, ब्राह्मण जाति से आते हैं। दूसरा जो है, पटेल साहब इंस्ट्रूमेंटल थे बैकग्राउंड में, और के मुंशी तो भयानक खतर ये थे, और के मुंशी आरएसएस के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, आप बाद में जानते हैं कि वो नवजीवन ट्रस्ट भारतीय विद्या भवन उन्हीं का स्थापित किया हुआ भारतीय विद्या भवन। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कथा है सर। तो के मुंशी इंस्ट्रूमेंट, के मुंशी को तो हड़का दिया था, और के मुंशी से बातचीत के बाद ही बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा ऑफर कर दिया था। तो सरदार पटेल ने उस इस्तीफा को फाड़ दिया, बोला मैं किसान जाति से आता हूं, मैं बीज देख के समझ जाता हूं कि फसल कैसा है। तो ये बातें हैं। ये होता क्या है कि राम बहादुर राय एक एजेंडे पे काम करते हैं। अब वो एजेंडा आरएसएस का है, थोड़ा सा उनका सॉफ्ट चेहरा है, क्योंकि सोशलिस्टों के बीच से आए हैं, थोड़ा जनसत्ता वनसत्ता बड़ा लेयर होता है, तो वो मोहन भागवत जैसे क्रूर नहीं दिखेंगे। मोहन भागवत भी वैसे क्रूर नहीं दिखते, क्रूर दिखने वाले दूसरे लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा मुंह फट नहीं दिखेंगे, वो अलग तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन कर वही रहे। खैर, तो वो कहानी थी, इसलिए बेगम रसूल को तैयार किया गया था सर बैकग्राउंड से, कि उस दिन जो है बेगम रसूल वो करेंगी। वो हुआ, खैर जाने दीजिए। चीजें जब हो गई 1951 में, बाबा साहब कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो तथ्य तो ये है ना कि कांग्रेस कभी भी मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए धर्म के आधार पर तैयार नहीं थी। तथ्य ये है। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जब मामला आया, सच्चर आयोग आता है, आपका क्या रंगनाथ मिश्रा आयोग है, इन तमाम आयोगों का टाइम टाइम पे जितने आयोग आए हैं, मुसलमानों को चिन्हित किया गया, मुसलमान की जातियां चिन्हित हुई, तो उनको मंडल रिजर्वेशन आयोग, मिला। मंडल आयोग इंपॉर्टेंट है, मंडल मंडल आयोग आयोग आता है, तो वो जो है मुसलमानों की जातियां चिन्हित होती हैं। यही कहानी है इसमें। तो मुसलमानों को कहीं भी धर्म के आधार पे, एक केरल, और वो भी धर्म का आधार क्यों कहेंगे, आधार सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड है जब संविधान में, यस तो वो यस चिन्हित होता है ना कि सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप कौन सा है, तो उसमें चिन्हित हुआ कि मुसलमान। थोड़े इस्लाम मानने वालों को हम दे देंगे, तब तो अब तक बहुत से लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए होते। भाई जो हैं उसमें सोशली इकोनॉमिक ये एजुकेशनली बैकवर्ड कौन लोग हैं, ये तय होता है। ये जब तय होता है तो उसमें रिजर्वेशन मिलता है। तो ये भ्रम फैला रहे, मूलतः इनको, चूंकि ये डिस्टर्ब हो गए, इनको लग गया है कि लोगों के बीच में बात चली गई है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब इसी कारण से, इसी कंफ्यूजन से लोगों को और डर लगता है कि ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अभी बार बार बाबा साहब को खड़ा करते हैं, क्या जो बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व, बाबा साहब नेहरू और उस दौर में जो सपना लोग देख रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम के फॉर्म में नहीं देखते थे। जब बाबा साहब को बात करनी होती थी धनंजय जी, तो मुसलमानों के फिरका परस्ती पे वो जम के उनकी फटकार लगाते थे। और इन लोगों ने भी, थोड़े वामपंथियों ने भी बाबा साहब की छवि खराब की कि वो मुसलमान विरोधी थे, थॉट्स ऑन पाकिस्तान के स्तर पे, क्योंकि वो यथार्थ में सोचते थे, वो जानते थे कि जो चीजें हो रही हैं उसमें ये हो करना चाहिए। और दूसरा कि किसी भी धर्म की कट्टरता, जिस बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया उसको भी तो बदल के स्वीकार किया ना, 22 प्रतिज्ञा दे दी ना उसमें। ऐसा थोड़ी है कि जो 22 प्रतिज्ञा है वो आप बौद्ध धर्म की मूल आत्मा है, वो बुद्ध धर्म की मूल आत्मा नहीं है। लेकिन नव बौद्ध धर्म का मूल फीचर है वो, आत्मा यदि हटा ले मूल फीचर है। तो वो बाबा साहब ने बदल के किया। ये बाबा साहब थे, बार बार बाबा साहब को सामने लाके भ्रम फैलाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच में संघर्ष कराना चाहते हैं जी। तो आप ये समझाइए कि ये जो गलतफहमी क्रिएट की गई है, ये जो क्रिएट की जाती है, और अच्छा, एक तो पूरे देश में ये लागू नहीं, आरक्षण पूरे देश में लागू नहीं है इस तरीके से, खास करके। और जब धर्म की बात करते हैं तो सीधा हिंदू हिंदू जातियों को तब जब दिया गया तो धर्म की बात नहीं करते हैं। बाकी जब मुसलमानों को या किसी और को दिया जाता है तो धर्म की बात करते हैं। फिर आता है कि जब जाति के आधार पर है, वो जाति में भी पिछड़ी जातियों की बात की जाती है, जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो। अब यही नरेंद्र मोदी जी लेकर के आते हैं EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाते हैं, जिसमें सवर्णों को आरक्षण का प्रावधान कर देते हैं, और हैं। ये उसके बाद फ्रॉड है, आरक्षण बढ़ करके यहाँ जी। ये फ्रॉड है, और ये फ्रॉड नीचे से ऊपर तक है, सुप्रीम कोर्ट तक है। क्या आधार था उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ये टेस्ट करने के लिए? दूसरों को तो आप कहते हैं कि टेस्ट करके लाइए कि किन जातियों में और क्या है, कितनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है।
इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए भी कोई जाति गणना है, कोई सर्वे है? कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि इस कानून में सुप्रीम कोर्ट, मुझे समझ में नहीं बात आती, अब जाए तो जाए व्यक्ति कहां, कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए पूरा चरित्र ही बदलना पड़ता है। इसीलिए तो हमारी लड़ाई 24 में खत्म नहीं होती। जो ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाइयां हैं वो लड़ाई बड़ी लंबी चलती है। ब्राह्मणवाद का अर्थ क्लियर कर दूं, ब्राह्मण नहीं। तो उसमें हुआ ये कि इन्होंने जो परिभाषा बनाई ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, उसमें पहले से आरक्षण प्राप्त लोगों को बाहर कर दिया। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के भी वो तबका जो पहले से पा रहे थे सेंट्रल सर्विस में। जो जातियां आरक्षण में है उसको बाहर कर दिया। जो जातियां आरक्षण में अच्छी उसको बाहर कर दिया, उसको बाहर कर दिया। अब मोदी जो वहां बने हुए हैं उन्होंने भी नहीं छेड़ा है माइनॉरिटी का, वो कथित माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, हालांकि हम सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड मुसलमान बोलेंगे। तो खैर, तो उन सबको बाहर कर दिया। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किन के लिए बना? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बन गया जो गरीबी की परिभाषा में आ गए, वो सवर्ण ही सिर्फ रह गए, हिंदू सवर्ण और मुसलमान सवर्ण। यानी ईडब्ल्यूएस को किसने यानी मुसलमानों को किसने रिजर्वेशन दिया? मोदी ने दिया। धर्म के आधार पे दिया। मैं कहूंगा इसलिए धर्म के आधार पे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड तो है नहीं, चिन्हित नहीं है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कोई मापदंड नहीं है आपके पास। बिहार का एक सर्वे है आपके पास अभी फिलहाल जो जाहिर हुआ है। तो एक बात तो ये है कि ये इन्होंने, दूसरा कि ये भारत के जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 15(1) है, उसका जबरदस्त उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे पास किया ये हम समझते, इसलिए कि वहां बैठे हुए लोगों का मस्तिष्क उससे समझ में आता है। क्योंकि आप गरीबी की परिभाषा तय करेंगे और उसमें से 80% लोगों को बाहर कर देंगे, तो वो गरीबी कैसी हो गई? आप कहिए ना, ईडब्ल्यूएस मत कहिए, आप कहिए कि हमने सवर्णों को रिजर्वेशन दिया, जैसे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, जैसे दलितों को रिजर्वेशन दिया, वैसे आप कहिए कि हमने सवर्णों को रिजर्वेशन दीजिए। फर्जी नाम मत लीजिए, ईडब्ल्यूएस का नाम मत लीजिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है वो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होगा तो एक जो ब्राह्मण है वो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगा, कुर्मी भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगा, यादव भी आएगा, चमार भी आएगा, दुसाध भी आएगा, सब आएगा। यदि आप हटा रहे हैं तो आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है। इस डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे ये एक्ट टर्न डाउन हो जाना चाहिए था ईडब्ल्यूएस का। ये भारत का, ये भारतीय व्यवस्था का, इसीलिए ब्राह्मणवाद कितना हावी है। सरकार चाहे जिसकी आ जाए, मोदी के बाद जिसकी आ जाए, मोदी के पहले जिसकी आ जाए, राहुल गांधी प्रॉमिस कर रहे हैं, वी शुड होप कि थोड़ा वो बदलेंगे, लेकिन हालत तो यही है। धनंजय जी, एक और सवाल दीजिए, आखिरी सवाल मैं आज छोटा रखता हूँ। एक और सवाल बतलाइए ये कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं जाति सर्वेक्षण कराएंगे, जाति सर्वेक्षण के आधार पर फिर हम निर्णय लेंगे, 50% कैप भी हटाएंगे, तो सारी चीजें बदली जाएंगी। क्या आपको लगता है इससे बहुत कुछ स्थितियां सुधरेगी या वापस मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप कांग्रेस पे चस्पा कर देंगे ये लोग? क्या आपको लग रहा है? राहुल गांधी बदलेंगे, इसके लिए राहुल गांधी को बहुत विल पावर की जरूरत है। बदल तो जाएगी, क्योंकि आज भी वो विल पावर विपक्ष में और खासकर कांग्रेस में नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब ये सत्ता में, जब ये सत्ता से बाहर जाएंगे तो इतना जोर से चिल्लाएंगे धनंजय जी, इतना जोर से चिल्लाएंगे कि अभी जो प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं उस समय डालने लगेंगे। तो उसके लिए यदि राहुल गांधी विल पावर शो करते हैं आगे चल के, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी यदि विल पावर शो करती है जो अभी तक नहीं किया है, तो जाति गणना से और इम्प्लीमेंटेशन से बहुत फर्क आएगा। लेकिन ऐसा काश, आमीन। तो एक और बतलाइए कि क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी इस बात को समझ रहा है, जो संविधान को कहा जा रहा है कि इस चुनाव में संविधान को बदलने की बात की जा रही है, की गई है बीजेपी के नेताओं द्वारा कि 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये बात क्या जमीन पे आपको दिखाई पड़ रही है कि लोगों को ये बात मैसेज पहुंच गया बहुजन समाज को कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? और क्या अभी आपको तो लगता है कि इसका नुकसान जो है इनको होने वाला है? तरह तरह का जो अफवाह फैला रहे लोग, वो यही कारण तो है। प्रधानमंत्री मोदी एकदम से ऐसे जवाब भी दे रहे हैं, अफवाह भी फैला रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उनको लग रहा है एससी एसटी ओबीसी को अपने हक की समझ आ गई है, तो फिर मुसलमानों की याद दिलाने में लगे हुए, बाबा साहब को खड़ा कर रहे हैं, मुसलमानों को तुम्हारा दे दिया जाएगा। कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, उसकी वजह तो यही है
कि खुद मोदी और आरएसएस को पता है कि ये हो गया है, जो बार बार बोला है वो सबके बीच चढ़ चुका। तब देखना है कि काठ की हांडी कितना चढ़ती है, इस बार भी चढ़ती है जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद संजीव भाई, आप आए और अपनी स्थितियाँ क्लियर की। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये समझ में आया होगा और नहीं समझ में आया है, तो वापस देखिए इस वीडियो को, ये महत्वपूर्ण वीडियो है और ये आपको अच्छा लगता है, इसको साझा भी कीजिए। इसके अलावा मैं फिर से दोहरा दूँ कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण तय किया गया है और उस समय जो तय किया गया था, उसमें पहले दलित जातियाँ थी, आदिवासी जातियाँ थी, क्योंकि सोशली सबसे कमज़ोर वही जातियाँ थी। उसके बाद जो है जब बीपी मंडल आयोग बना और उसके बाद जो है मंडल आयोग, मंडल कमीशन लागू हुआ, तब बाकी जातियों को शामिल किया गया और वो धर्म के आधार पर नहीं होने के बाद जो बात करते हैं, वो हिंदू धर्म के जातियों पे तो हुआ, तो उसमें मुस्लिम जातियों को भी शामिल कर लिया गया और जो शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ये आरक्षण दिया गया, धर्म के आधार पर नहीं। ये क्लैरिटी है, ये आखिरी लाइन है। तो बहरहाल बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुना और अगर अच्छा लगा इस कार्यक्रम को, तो इस कार्यक्रम को फैलाइए। इसको लोगों तक पहुँचा जाना चाहिए, पहुँचाया जाना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। कोई भी बात अफ़वाह के आधार पर गुमराह करके, गलत बयानी करके, गलत तरीके से प्रेज़ेंट नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कहीं कुछ लगता है कि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ आ गया है, जो नहीं आना चाहिए था, वो भी हमें इंगित कीजिएगा, हम उस पर फिर से एक कार्यक्रम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम रात के कार्यक्रम में।